क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 है उसका 5 वाला ये पार्ट है। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। इसमें ए बी सी डी और एक क्वेश्चन है ई, इस तरीके से यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 इनको डिस्कस करेंगे। इनमें डिजिट्स आपको कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला ये पार्ट होता है, इनको समझना। इनको आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जब आप खुद से रिलेट करेंगे चीज़ों को। अगर आप उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, सच में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं किसी भी टीचर के लिए, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है बेटा कि इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे हो जाता है। लेकिन बच्चा जब पहली बार पढ़ रहा होता है प्रॉब्लम फेस होती है। इवन मैंने भी जब इसको पहली बार पढ़ा था प्रॉब्लम फेस होती है। जब हम चार तरफ सोच पाए, इस चीज़ों को देख पाए, तब जाके कहीं ना कहीं डाउट क्लियर होते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं तभी क्लियर होते हैं। अब एक बार में नहीं होता, इस मान के चलिए किसी के लिए भी कहना बहुत आसान होता है, कोई भी शिक्षक हो, और शिक्षक को ही पता है कि उसने 1000 बार प्रैक्टिस की हुई होती है, तब वो चीज़ें उसको क्लियर होती है। बच्चे के सर पर सीधा थोप देना कि नहीं बेटा कर लो, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम, ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कहना आसान होता है किसी के लिए भी, करना डिफ़िकल्ट होता है। मुझे ही पता है, आप लोग 12th क्लास में हैं, थोड़ा सा प्रेशर फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी रहता है सर, इंग्लिश भी है और हिंदी भी उधर आ जाती है और अपना मैथ तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम भी मानते हैं और बड़ा मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। अगर आप मैनेज करते हैं तो आसानी से चीज़ें बनती जाती हैं आपसे आसानी से। वो कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगे आपको कि वो एक टाइम पे समझ में नहीं आ रही, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर दो, कुछ टाइम के लिए उसको रोक दो। एक बार नहीं आ रही हटा दो इसको, दूसरी बार नहीं आ रही हटा दो, आप थोड़े दाम के लिए उसको क्विट कर दो, आगे बढ़ो। आगे जब हम चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे और चीज़ें सीखेंगे, फिर हम पीछे फिर से रिवर्स आएंगे। जब हमारी थॉट प्रोसेस आगे निकल रही होती है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। फिर हम जब पीछे आएंगे तो उनको हो सकता है पहले से बेटर समझ में आ जाए, फिर से कोशिश करेंगे समझने की, नहीं आ रहा फिर से एक बार छोड़ देंगे, फिर दोबारा से आएंगे। तो कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पहली बार में चीज़ें आ जाएँ, कई बार नहीं आती, उसको थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए क्विट कर दो, आगे वाले क्वेश्चन करो। जब हमारा थॉट प्रोसेस सोचने लगेगा उस टाइम पे, फिर हम पीछे आके कर लेंगे। अगर उसी पे लटके रहोगे कि नहीं ये नहीं बनना सर, कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा, हमारा पहली एक्सरसाइज है, पहली में हमारा ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आती है सच बताएं तो, है ना, क्योंकि 12th है, इसमें कई सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती हैं। उसी में ये कुछ क्वेश्चन हैं, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपको इन क्वेश्चंस के बताने के लिए, फिर देखते हैं आप कितना इसको समझ पाते हैं मेरे वे में, है ना। देखो, रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन इन पर्टिकुलर टाइम गिवन। क्या मीनिंग है इसका? सेट ये कहना चाह रहा है आपसे कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ह्यूमन बींग्स एक टाउन में रहते हैं। छोटा सा टाउन हो सकता है, बड़ा सा हो सकता है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं। सपोज करो अभी पर्टिकुलर टाइम है, आज कुछ व्यक्ति इस टाइम पर एक टाउन में रह रहे हैं। सेट यही है, इनसे रिलेशन इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिए। अब इनको आपको चेक करना है, इसमें से कितने रिफ्लेक्सिव बनेंगे, कितने सिमेट्रिक बनेंगे और कितने ट्रांजिटिव बनेंगे। बहुत ध्यान से समझना बेटा। अगर नहीं आ रहा तब भी कोशिश करें, फिर भी नहीं आ रहा तो कुछ दिन के लिए इस चैप्टर में जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहली बार में नहीं आते, उनको थोड़ा क्विट करो, आगे बढ़ो, फिर भी वापस आओ, फिर कोशिश करो, नहीं आ रहा फिर क्विट करो, फिर वापस आओ। तो एक दो बार जब इस चीज़ों को प्रक्रिया को आप दोहराएंगे तो सच में मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, चीज़ें नहीं आती, आगे बढ़ जाओ। क्यों? अगर उसी पे आप लटके रहेंगे तो आप आगे का कैसे पढ़ पाएंगे ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। अगर नहीं आ रहा इस चीज़, किसी का भी 2-4 वीडियो देखो, नहीं आ रहा सर हम क्विट कर रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे के बाद हम पीछे फिर से, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, किसी चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा चलेंगे पूरा, इन रिलेशन की वहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना इस चीज़ को, है ना। तो देखो, रिलेशन आर, आपको रिलेशन यहाँ कुछ दिए गए, सेट दिए गए, देखो ध्यान से। सेट ह्यूमन बींग्स है तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा सेट है, इसमें 3 ह्यूमन बींग्स हम लेट कर लेते हैं अपने लिए, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। चलिए, अब इनसे हमारा जो रिलेशन इन्होंने बनाया इसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आर इक्वल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट दी
वर्क एट दी सेम प्लेस। क्या मीनिंग है इसका? इनका कहना है कि एक्स एंड वाई ऐसे रिलेशन आप बताएं यहाँ एक्स और वाई वर्क कर रहा हो एक ही प्लेस पर। देखो सर क्या सेंस है इसका, आप एरो डायग्राम बनाएंगे तुरंत देख के। एक्स और वाई इसकी नीड बहुत होती है, ये एरो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में आपको समझ में आ जाता है। एक्स है, वाई सर यहाँ जेड है, एक्स है वाई और यहाँ जेड है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था अगर आपके पास एक ही सेट है तो आप इस एक्स के अंदर भी यही लिखेंगे और वाई के अंदर भी यही लिखना। अच्छा समझना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव, कौन सा बच्चा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन याद करो, कोई भी रिलेशन खुद से होगा, जैसे 1 में 1 ऐड करें 2 आएगा। रिफ्लेक्सिव भी यही कहता है कि एक्स का एक्स से रिलेशन बनना चाहिए, वाई का वाई से बनना चाहिए, जेड का जेड से बनना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। जितने एलिमेंट्स यहाँ दिए जाएं, कितने भी ह्यूमन बींग्स, सोच के देखो, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। 3 व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति हमने ले लिया, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। मैं कहूँ एक्स का रिफ्लेक्सिव, अगर किसी कंपनी में एक्स कंपनी या वाई कंपनी किसी कंपनी में काम कर रहा है, एक्स ये आपका एक एक्स है, इसका रिफ्लेक्सिव उसी टाइम पर कहाँ होगा? मैं आपसे पूछूं, आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं, आपका रिफ्लेक्सिव कहाँ है? यही है, आप उस टेबल पे बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हैं आपका रिफ्लेक्सिव वही है। मैं इस क्लास को ले रहा हूँ, मेरा रिफ्लेक्सिव कहाँ है? वही है। तो इसका मीन्स क्या है सर? एक्स का एक्स से होगा, वाई का वाई से होगा, जेड का जेड से, बिल्कुल होगा। जहाँ एक्स होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव भी एक्स से होता है। एक्स एंड वाई हम आगे देखेंगे, रिफ्लेक्सिव में हमें सिर्फ इतना देखना है एक्स कोई रिलेशन खुद से होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज, अब इसका रीजन भी लिखना होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव बिकॉज ईच पर्सन related to itself each, क्या लिखा था? in a town in time, in particular time है ना, in a particular टाइम, या किसी भी टाइम का यहाँ लिख लो, कोई व्यक्ति खुद से रिलेट हमेशा होगा। मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ तो वहाँ गाने सुनूंगा, मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरा रिफ्लेक्सिव वही होगा। तो सभी व्यक्ति का एट ए टाइम पर रिफ्लेक्सिव उसी वहीं पर होता है बेटा, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में क्या होता है? अब देखो, एक्स और वाई, जहाँ एक्स काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, जहाँ वाई काम कर रहा है वहीं पर एक्स भी काम कर रहा है। आप और आपके दोस्त कोई क्लास ज्वाइन करें, किसी क्लास में पढ़ने जाते हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं आपका दोस्त जा रहा है, उस टाइम पर जहाँ आपका दोस्त है वहीं आप है उसी टाइम पर, तो आप क्या कह सकते हो? जहाँ एक्स है वहीं वाई है, जहाँ वाई है वहीं एक्स है, ठीक है। चलिए तो इसको आप कैसे लिखोगे? एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा अगर किसी रिलेशन को, देन वाई और एक्स भी बिलोंग करेगा उसी रिलेशन को, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग करे सेट ए को। अब इसको रीजन भी लिखना पड़ेगा, आर इज सिमेट्रिक लिखो, फिर उसका रीजन लिख दो बेटा, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज एक्स एंड वाई वर्क at the same place, then we can say y and x also work at the same place, जहाँ x वर्क करेगा वहीं y करेगा, तो जहाँ y वर्क करेगा वहीं पर x भी वर्क करेगा, इस तरीके से, है ना। चलिए लास्ट बच्चा हमारा है ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में क्या होता है, अब 3 व्यक्ति इसमें चाहिए होते, 3। जहाँ x है वहीं y है, जहाँ y है वहीं z, ये तीनों लोग हैं, x y y z। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम और हमारा दोस्त, 2 दोस्त हैं, इसका दोस्त ये हो गया, कुछ दिन बाद होता है x की भी दोस्ती इसी से हो गई, और तीनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं। x y को जानता है, y z को जानता है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है x भी z को जानने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, x और y एक दूसरे को जानते हैं, y किसी z को जानता है, x z को जानने लगता है। इसी तरीके से हमें सोचना है कि x अगर y एक कंपनी पर वर्क कर रहे हैं, z एट ए टाइम पर उसी कंपनी में वर्क कर रहा है, y z आपस में जानते हैं, तो x z का भी रिलेशन बन जाता है एट ए टाइम पर, है ना। तो इसमें भी इस तरीके से हमें लिखना होता है, x, y बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन को, y एंड z बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन को, देन ऑल्सो x, z भी बिलोंग करेंगे किसको, उसी रिलेशन को। फॉर ऑल x, y, z बिलोंग करेंगे किसको, सेट ए को। अब इसमें रीजन लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज x and y work at the same place and y and z work also same place, then we can say x and z work at the same place। तो इस तरीके से बाबू सोचना है आपको, अगर ऐसे सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ना। थोड़ी सी कोशिश करें सोचने की, नहीं आ रहा फिर से मैं कहूँगा क्विट कर दो कुछ टाइम के लिए, फिर से जब आगे बढ़ेंगे रिलेशन और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और थिंकिंग डेवलप होगी, फिर से आएंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से करेंगे। किसी को एक बार में नहीं आता, मैं हूँ कितना भी बड़ा कोई भी टीचर हो, कहना बहुत आसान होता है, फिर से मैं कहूँगा आपको, कोई भी टीचर हो कहना बहुत आसान होता है बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। हर व्यक्ति प्रैक्टिस से ही बनता है, प्रैक्टिस जितनी जो करेगा उतना बेटर बनेगा। आप इसमें जितने क्वेश्चन करते जाएंगे, जितने करते जाएंगे, जितने करते जाएंगे, आप चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। बस एक ही फॉर्मूला होता है, सब सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला हमारा फर्स्ट वाला ये वाला काम कंप्लीट हो गया। ये और ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखो यहाँ x एंड y वर्क सेम प्लेस लिखा है, यहाँ x एंड y लिव इन दी सेम लोकेलिटी। सपोज करो यही x और y और z एक सेम जगह रह रहे होते हैं, तो आप क्या कह सकते थे, सर जहाँ x होगा वहीं x का रिफ्लेक्सिव भी होगा, वहीं रह रहा होगा, जब y होगा y का रिफ्लेक्सिव भी वहीं रह रहा होगा एट ए टाइम पे, z होगा z। ये और ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस सेम लोकेलिटी यहाँ पर लिखना है, वर्क को हटा देना। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, ये वाला भी रिफ्लेक्सिव होगा तो ये वाला भी रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक है, दूसरा वाला सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। बस आपको यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज अलग लिखनी होगी, ठीक है। तो इसको आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे ना। चलिए सी वाले पे आते हैं, सी वाला पार्ट आपको देखते हैं। सी वाले में क्या लिखा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर से हम आपसे कहेंगे सेट वही हम रखते हैं ए, 3 पर्सन एक्स वाई और जेड, ठीक है। चलिए रिलेशन में क्या लिखा बच्चा, रिलेशन पढ़ो इसका। रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसको मैथमेटिकली मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लूं, एक्स इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब फिक्स है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होना चाहिए। एक्स किससे, वाई से, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एक्स किससे, वाई से, कितना 7, तो फिक्स है 7 ही सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए और हमें मालूम नहीं है, तो ये इसका मीनिंग ये निकलता है, ठीक। चलिए सर अब इसको हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सर एक्स, ये हो गया आपका वाई, यहाँ हमने एक्स लिख लिया, यहाँ वाई लिख लिया, जेड। एरो डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं होती, सिर्फ समझने के लिए बनाया जाता है। एक्स इक्वल, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं वाई प्लस 7। अब सोच के देखो, पहला हमारा रिलेशन होता है बेटा रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि x का x है, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जहाँ x वर्क कर रहा है वहीं x वर्क करेगा, उसका रिफ्लेक्सिव। अब सोच के देखो, ये है हमारे भैया x, इनकी हाइट है अभी कितनी मान रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर। इनकी रिफ्लेक्सिव की भी हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी।
मेरी हाइट 166 सेंटीमीटर है, 167 सेंटीमीटर है, तो मेरी रिफ्लेक्सिव की हाइट कितनी होगी? 167 ही तो होगी। अगर हम x से खुद को लें, यहाँ भी x हमारा वही है, क्योंकि जो x यहाँ वही x यहाँ, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर देन कैसे हो सकता है? ये पहला एलिमेंट x का है, दूसरा y का, लिखा जरूर y में, लेकिन है वो दोनों एक ही। जब दोनों एक ही हैं तो कोई व्यक्ति खुद से टॉलर कैसे हो सकता है? इस तरीके से सोचिए, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? x, x not belongs to R for all x belongs to set A. R is not reflexive. R is not reflexive because no person taller than itself, कोई व्यक्ति खुद से बड़ा नहीं हो सकता बच्चा, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता उसका रिफ्लेक्सिव, है ना। अब बना आप बेशक दो फोटो खींच के उसका लंबा कर दो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ एक्चुअल चाहिए मुझे, है ना। मेरा रिफ्लेक्सिव जितना मैं हूँ उतना ही है ना। सिमेट्रिक में सोच के देखो, एक्स और वाई दो चाहिए होते, एक्स का वाई से है तो वाई का एक्स से होना चाहिए। ये एक्स है, ये वाई है, इसकी हाइट इससे ज़्यादा है, समझना, इसकी हाइट इससे ज़्यादा 7 सेंटीमीटर। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी हाइट इससे ज़्यादा है? कैसा डायलेमा होगा सर? आप और आपके भाई है ना, आपकी सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, आपकी हाइट आपके सिस्टर से ज़्यादा है, क्या मैं कल ये कहूँगा कि सर सिस्टर की हाइट ज़्यादा है, आपकी हाइट कम? नहीं होगा। अगर 1 ने 2 को डिवाइड किया तो 2 की भी जरूरत है कि 1 को डिवाइड करें। अगर ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा कि x, y बिलोंग कर रहे हैं किसको? R को, बट y, x बिलोंग नहीं कर रहे हैं उसी R को। फॉर ऑल x, y बिलोंग कर रहे हैं सेट को। अब इसमें रीजन लिखेंगे ना, इफ x ग्रेटर है y से, x किससे ग्रेटर है? y से, बट वी कांट से y ग्रेटर x, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, बिकॉज अब यहां लिख भी देना R इज नॉट सिमेट्रिक, और यहां बिकॉज लगा के इसको लिख देते, ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट बनता अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चा? ट्रांजिटिव में 3 होता है। ए का अगर बी से रिलेशन है और बी का सी से है, ए का बी से है और बी का सी से है, तो नेसेसरी है ए और सी का होना। अगर सर बी का सी से नहीं है तो नहीं है, समझना। एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा, वाई जेड से बड़ा, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो एक्स है वो जेड से बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल समझना इस बात को। आपका कहना, हमारा कहना बिल्कुल सही है कि अगर x ग्रेटर है y से, y ग्रेटर है z से, तो क्या सर ये सही नहीं होगा x ग्रेटर है z से? मैंने कहा बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन डली बच्चा, इसको देखो, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अब सोच के देखना है ना, 3 व्यक्ति हैं, एक है x, ये है आपके y और ये है आपके z, ठीक है। चलिए सर, मैं कुछ टाइम के लिए x की हाइट ऐसे सोचना होता है ना, क्योंकि यहाँ कुछ ये नहीं लिखा टॉलर, क्यों टॉलर लिखा होता तो कंडीशन सही होती। कंडीशन डली है एग्जैक्टली की 7 सेंटीमीटर, सिर्फ यहाँ ये लिखा होता x इज टॉलर देन y, ये नहीं होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। यहाँ कंडीशन डली है 7 की, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। इसकी हाइट हम मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी सर? 93 सेंटीमीटर। देखो 7 का डिफरेंस हो गया। अगर बाई को जेड से बड़ा बनना है तो बाई और जेड में भी 7 का डिफरेंस हो, तो सर इसकी हाइट कितनी लेनी पड़ेगी हमें? 86 सेंटीमीटर। अब मुझे सोच के बताओ क्या इनकी हाइट बनेगी? ये ग्रेटर तो है एक्स जेड से, लेकिन कितना है? 14 का डिफरेंस आ जाएगा। इसी वजह से ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरीके से सोचते हैं ना, ओनली टॉलर होता तो ये बन जाता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा? x, y belongs to R and y, z belongs to R, but x, z not belongs to R। इसलिए लिखा जाता है for all
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग टू सेट ए। अब इसमें रीजन लिखो, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स इज 7 सेंटीमीटर taller than y and y is 7 सेंटीमीटर taller than z। ठीक है, इतनी। अब इनका डिफरेंस जो अभी मैंने बताया था, बट x एंड z डिफरेंस इज x, ऐसे लिख सकते हो, x इज taller than z is 14 सेंटीमीटर। x कितना है? 14 सेंटीमीटर। Therefore x कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए लिखा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ता। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर से एक बार इनको देख लें। अब चलते हैं हम डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी और ई। अब इनको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई तुम्हारा काम फिनिश हो गया, इनको रख देते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इस कंडीशन को देखो, डी वाले में क्या लिखा है इस कंडीशन को, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ होनी चाहिए, ऐसे रिलेशन बनाइए सर। चलिए लेते हैं पहले सेट, फिर से वही एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है। सोचना इस बात को, है ना। ये सर हम बना रहे हैं एरो डायग्राम, कैपिटल एक्स ये वाई, इसके अंदर हम ये एलिमेंट लिख रहे हैं, एक एक्स व्यक्ति, एक वाई, एक जेड है। कोई भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स लिखे हैं क्योंकि सेट आपके पास वही है जो पहले यहाँ पर दिया है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या ये होगा या नहीं होगा? सोचिए, कोई भी व्यक्ति खुद की वाइफ होगी? क्वेश्चन है भाई, मेरे मजाक नहीं है ना। क्या एक्स का एक्स से रिलेशन बनेगा? एक्स का एक्स से रिलेशन बनता है, बिल्कुल बनता है सर, लेकिन एक्स एक्स की वाइफ नहीं होती, वाई वाई की वाइफ नहीं होगी, जेड जेड की वाइफ नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति है, मैं अगर बॉय हूँ तो मेरा रिफ्लेक्सिव बॉय का ही बनेगा, गर्ल्स का नहीं बनेगा। कोई अगर गर्ल्स है तो उसका रिफ्लेक्सिव गर्ल्स का बनेगा। कोई व्यक्ति खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? इस चीज़ को समझना है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर? अब क्यों नहीं है? बिकॉज नो पर्सन, कोई भी पर्सन, या नो ह्यूमन बींग्स लिखो बेटा तो ज्यादा अच्छा है। नो ह्यूमन बींग्स वाइफ ऑफ इट सेल्फ, कोई व्यक्ति खुद की वाइफ नहीं हो सकता बेटा। अगर कोई खुद का हो सकता है तो शादी की जरूरत क्यों पड़े किसी को? अपने से क्या हो जाए। चलिए दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक क्या कहता है? फिर से हम कहेंगे, ये दो हैं चिंकी और ये हैं चिंटू, चिंकी और ये चिंटू। ये अभी हमने एक्स ले लिया, ये अभी हमने वाई ले लिया। चिंकी जो है वो चिंटू की वाइफ है। चिंकी किसकी वाइफ है? चिंटू की। तो सोच के देखो, एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा, बिल्कुल कर रहा है सर, है ना, क्योंकि एक्स वाई की वाइफ है। क्या वाई भी एक्स की वाइफ होंगी? तो वाई तो सर यहाँ हस्बैंड हो गया ना। यहाँ कैसे पॉसिबल है? एक्स का वाई से रिलेशन संभव है, एक्स वाइफ है, वाई हस्बैंड है। फिर हम अगर उसको पलट देते हैं, वाई और एक्स, ये वाई इधर आ जाए और ये एक्स इधर पहुंच जाए, क्या ये भी संभव होगा? जी अगर यहाँ हस्बैंड है, फिर जब रिपीट करेंगे तो ये वाइफ कैसे बन जाएगी ना। तो एक्स का वाई से रिलेशन है, वाई का एक्स से रिलेशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। तो देखो, तो इस रिलेशन में अगर हम ये कह सकते थे तो यहाँ पर क्या हो सकता है सर, कि सर एक्स का
बाई से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक्स का बाई से बनेगा लेकिन बाई का फिर एक्स से नहीं बनेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो सर एक्स का जेड से बन जाएगा लेकिन जेड का एक्स से नहीं बनेगा ना, इस तरीके से सोच सकते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैंने कहा एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, बट वाई कॉमा एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है एक्स को। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा किसको, सेट ए को। आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? बिकॉज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, या मैं यहां लिख दूं इसको, बिकॉज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स किसकी वाइफ है? वाई। but we can't say y is wife of x। ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना कि अगर x y से बड़ा है तो हम ये कल नहीं कह सकते ना y भी x से बड़ा होगा, इस तरीके से। चलिए सर, अगला है हमारा ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। बस इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो कैसे बनेगा सर। यहाँ कैसे बनेगा देखो, x का या तो बाई से बन सकता है या x का z से, एक ही बनेगा, या x का बाई, तो फिर x बाई हो गई बाई। फिर आप ये नहीं कह सकते x के दो हस्बैंड हो जाए ना, समझना इस क्वेश्चन को ना, इस लैंग्वेज को। x का बाई से बनेगा या x का z से बनेगा, तो आप एक ही लिख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर x का रिलेशन z से बन सकता है, एक ये हो सकता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो y का रिलेशन या x का रिलेशन y से बन गया सर, x का y से बना या x का z से बना। और क्या हो सकता है सर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, y हमने वाइफ ले ली, x z ले लिया। तो इकलौते रिलेशन पॉसिबल होंगे, या तो आपने x का z से बना दिया, आपने x का y से बना दिया, x का y से हो गया, x का z से हो गया, खुद का खुद से तो होगा नहीं। ऐसे y का z से हो सकता है, y का z से हो सकता है, और उल्टा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये यहाँ पर वाइफ हो गई है तो ये हस्बैंड है, ये यहाँ वाइफ है तो ये हस्बैंड है। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ हस्बैंड है, यहाँ जी वाइफ हो गया, ऐसा कंट्राडिक्शन नहीं होगा। तो इनमें से एक ही रिलेशन बनेगा। तो जब एक ही बने तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स वाइफ जेड हस्बैंड, एक्स वाइफ वाई हस्बैंड, वाई वाइफ जेड हस्बैंड। ये भी रिलेशन इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ऐसा अपोजिट भी नहीं सोच सकते हम। तो इनमें सारे इंडिपेंडेंट हैं, तीन ही केस ऐसे बन सकते हैं, है ना। देखो सर, कोई सा भी इसमें लिख लो, हम क्या कह सकते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना भाई मेरे, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा ही होगा, है ना। आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज x is wife of y, x is wife of y, then we can't say y is wife of z। ये हम नहीं कह सकते, यहाँ पर x y की वाइफ हो गई है तो हम आगे नहीं कह सकते y of z क्यों, क्योंकि y वहाँ पर हस्बैंड का काम करेगा। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि कंडीशन उस दूसरे को रिलेट करती है कि कोई भी नंबर इंडिपेंडेंट बनते हैं तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। यहीं पर जाके कई सारे बच्चे और कुछ शिक्षक भी ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक सी हो जाती है बच्चा ना। तो एक्स का अगर वाइफ है वाई की तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड इज कांट से हम नहीं कह सकते ना, ये गलत होगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिलेशन बनेगा और एक रिलेशन अगर किसी में बनता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, एक्स इज फादर ऑफ वाई। चलिए सर, लास्ट हमारा ए, हमने एक रिलेशन लिया, फिर से वहाँ सेट लिया एक्स बाई जेड। आर हमारा एक रिलेशन है, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, चलिए इतना आप सोच पा रहे हैं।
कि इसमें फादर का रिलेशन बनाना है, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। चलिए सर पहले कौन सा बनाना है सर? तो पहले हम कहेंगे आपको रिफ्लेक्स, सोच के देखिए रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डिजिट तो है नहीं, कैसे कैसे बनाए। देखो रिफ्लेक्सिव फिर से कहूँगा, खुद का रिलेशन खुद से बनेगा। हमें फादर का चाहिए, कोई खुद फादर कैसे हो सकता है? मैं खुद का फादर कैसे हो सकता है? एक्स का फादर कैसे हो सकता है? एक्स यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स है, वाई भी ह्यूमन बींग्स है, जेड भी ह्यूमन बींग्स, कोई अपना फादर नहीं हो सकता मेरे बच्चे। देखो क्या लिख देंगे इसको, एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज no human beings father of itself, जैसे कोई किसी का हस्बैंड खुद का हस्बैंड नहीं हो सकता, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकती, वैसे कोई किसी का खुद का फादर नहीं हो सकता बच्चा, है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अगला कौन सा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है सोच के देखो। सिमेट्रिक में मैं मेरे पिताजी या आप आपके पिताजी, मैं जी मेरे पिताजी एक्स है जी हम वाई हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? एक्स वाई के फादर है। एक्स कौन है? मेरे पिताजी, मेरे पिताजी मेरे फादर है। तुम क्या कह सकते हैं? एक्स फादर है वाई का। सिमेट्री में क्या कहते हैं? एक्स का अगर वाई से बनेगा तो वाई का एक्स है। मेरे पिताजी मेरे फादर है, क्या मैं उनका फादर हूँ? नहीं हूँ ना भाई। तो अगर एक्स का वाई से बनेगा तो वाई का एक्स से नहीं बन सकता, फादर वाली कंडीशन रिवर्स नहीं हो सकती है ना। तो इस तरीके से सोचना है। एक्स कॉमा वाई किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि एक्स फादर है वाई सन है उसके। बट वाई कॉमा एक्स बिलोंग नहीं करेगा उस रिलेशन में। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अब इसको रीजन में हमें लिखना है ना, क्या रीजन लिखेंगे इसका बेटा? तो इसका रीजन लिखा जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब रीजन क्या लिखना है? बिकॉज एक्स इज फादर ऑफ वाई, then we can't say y is father of x, y x का फादर नहीं हो सकता ना। therefore r is not symmetric। पहले भी लिख दिया, उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट बचा ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 3 लोग लीजिए, आप, आपके पिताजी, उनके पिताजी। सुनना, एक एक्स एक वाई एक जेड। मैं यहाँ पर आपको 3 लोगों के चित्र बनाता हूँ। एक्स वाई एंड जेड। एक्स आपकी ग्रैंडफादर है, वाई आपके फादर हैं, जेड अभी मैं सोचना सर यहाँ आपने फादर लिया था, क्रम वही है एक्स बाई जेड। अब हमने बड़े से स्टार्ट किया है ना, आपके ग्रैंडफादर, उनके सन मतलब आपके पिताजी, फिर आप आ गए, जेड आप हैं, आपके पिताजी वाई है, उनके पिताजी एक्स है। रिलेशन देखो, एक्स वाई के पिताजी हैं, एक्स किसके पिताजी हैं? वाई के। एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई किसके फादर हैं? जेड के। क्या मैं ये कह सकता हूँ एक्स इज द फादर ऑफ जेड? सोचो, एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं होगा। ऐसे ही एक्स वाई के फादर है, बिल्कुल सर, वाई जेड के फादर है, मेरे फादर है। मेरे फादर के फादर से क्या रिलेशन होता है? ग्रैंडफादर का, इसलिए रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, इस तरीके से अगर सोचोगे तो क्वेश्चन और बाकी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो देखो एक्स वाई रिलेशन में है एंड ऑल्सो वाई जेड भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, बट
एक्स कॉमा जेड रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा किसको, सेट ए को। चलिए देखिए, अब इसमें रीजन लिखना है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, but we can't say x is father of z। ये हम नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि वो ग्रैंड फादर का बनेगा। तो ये 5 वाले के 5 पार्ट हैं, इनको देखेंगे, फिर से देखेंगे एक बार, फिर से कोशिश करेंगे, खुद से सोचने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो मैंने फिर से भी कहा क्विट करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन बन जाएंगे फर्स्ट टाइम में उन्हें बनाएंगे, फिर हम फिर से जब आगे बढ़ेंगे फिर से चैप्टर करेंगे तो फिर से सीखेंगे, है ना। तो आप ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जहाँ भी पढ़ रहे हैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। जो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता, उसको क्विट करो, आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चन लगाओ, जितने बन रहे हैं उनको कोशिश करो, अपने सहपाठियों से पूछो। नहीं, आप तो आजकल यूट्यूब का माध्यम है, इतने सारे सोर्सेस हैं, उनको देखो, बार बार देखो, कुछ चीज़ें सीखोगे, खुद से सीखोगे। बस सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर आप सीखेंगे तो आप एक दिन ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, तो देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।